नमस्ते। स्कूल का स्पोर्ट्स डे तो याद ही होगा, है ना? वो दौड़ते भागते बच्चे, सीटी बजाते हुए टीचर्स और हाँ, कभी-कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाती थी। तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि उस अफरा तफरी को एक शानदार, एकदम वेल प्लान्ड सक्सेस में बदलने का सीक्रेट आखिर है क्या? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा स्पोर्ट्स डे जहां सब कुछ बस गड़बड़ है। टीमों का कोई अता पता नहीं, रेफरी कौन है मालूम नहीं और बेचारे पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। मतलब टोटल केओस। बस इसी प्रॉब्लम का सलूशन आज हम लोग मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल शुरुआत से, एक कामयाब स्पोर्ट्स इवेंट को नींव रखी कैसे जाती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे सफलता का पंच मंत्र। फिर बात करेंगे टीम वर्क की, मतलब कमिटीज और उनकी जिम्मेदारियों की। उसके बाद फिक्सचर की पहेली को सुलझाएंगे कि भाई कौन किसके साथ खेलेगा। फिर देखेंगे स्कूल के अंदर और बाहर होने वाले इवेंट्स में क्या फर्क है। और आखिर में स्कूल से आगे बढ़कर भी खेलों की दुनिया पर एक नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सफलता का पंच मंत्र। असल में ये मैनेजमेंट के वो 5 काम हैं जो किसी भी सक्सेसफुल इवेंट का, कह सकते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट होते हैं। तो ये हैं वो 5 कोर फंक्शंस जो किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में ऑर्डर लाते हैं। देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन्हें ही हम मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल गेम प्लान मान सकते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो प्लानिंग का मतलब है ये तय करना कि क्या और कैसे करना है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, जो उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए पूरा ढांचा तैयार करता है। स्टाफिंग में हम सही काम के लिए सही लोग चुनते हैं। डायरेक्टिंग में उस टीम को गाइड और मोटिवेट किया जाता है। और आखिर में कंट्रोलिंग ये पक्का करती है कि भाई सब कुछ प्लान के हिसाब से चल भी रहा है या नहीं। चलिए अब थोड़ी थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, क्योंकि देखिए, एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना भी अपने आप में एक टीम स्पोर्ट ही है। बस ये ऑर्गेनाइजर्स का टीम स्पोर्ट है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये काफी टिपिकल है। होता क्या है कि एक मेन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है और फिर उसे छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड टीमों में बांट दिया जाता है। हर टीम का अपना एक खास काम होता है, काम को आसान करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कमेटी का काम 3 हिस्सों में बटा होता है। इवेंट से पहले, इवेंट के दौरान और इवेंट के बाद। जैसे टेक्निकल कमेटी को ही ले लीजिए। इवेंट से पहले वो मैदान तैयार करेंगे, फिक्सचर बनाएंगे, इवेंट के दौरान मैच करवाएंगे और इवेंट के बाद सारा सामान वापस स्टोर में रखवाएंगे। इसी स्ट्रक्चर की वजह से कोई भी काम छूटता नहीं है और सब टाइम पर होता है। ओके, अब आते हैं एक बड़ी मजेदार पहेली पर कि ये कैसे तय होगा कि कौन सी टीम कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी। बस इसी अरेंजमेंट को फिक्सचर कहते हैं। मोटे तौर पर टूर्नामेंट 2 तरह के होते हैं। एक है नॉकआउट, जिसका सीधा सा नियम है हारे तो बाहर। ये जल्दी खत्म हो जाता है, पैसे और टाइम दोनों बचते हैं। दूसरा है लीग टूर्नामेंट, जहां हर टीम को हर दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, पर असली विनर, मतलब जो सच में बेस्ट टीम है, वही निकलकर सामने आती है। तो टेक्निकली देखें तो फिक्सचर का मतलब यही है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे टीमों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ताकि उनके बीच मुकाबले हो सके। ये उस पहेली का हल है। अब फिक्सचर बनाने में एक बहुत जरूरी चीज आती है जिसे कहते हैं बाय। अब ये बाय क्या है? एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का फ्री पास है। मतलब टीम को पहले राउंड में खेले बिना ही अगले राउंड में एंट्री मिल जाती है। और ऐसा तब करना पड़ता है जब हमारे पास टीमों की संख्या 2, 4, 8, 16, मतलब 2 की पावर में ना हो। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 11 टीमें हैं और हमें उनके लिए एक नॉकआउट फिक्सचर तैयार करना है। तो सबसे पहला स्टेप है ये पता लगाना कि कितनी बाइज देनी पड़ेंगी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। टीमों की संख्या है 11। अब हमें 11 से ठीक अगला नंबर देखना है जो 2 की पावर में हो, जैसे 2, 4, 8, 16। तो 11 के बाद आता है 16। अब बस 16 में से 11 को माइनस कर दीजिए। जवाब आया 5। इसका मतलब हमें 5 बाइज देनी पड़ेंगी। तो अब ये फिक्सचर बनेगा कैसे? देखिए, सबसे पहले 11 टीमों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, अपर हाफ और लोअर हाफ। इसके बाद जो 5 बाय हमने कैलकुलेट की थी, उन्हें खास तरीके से टीमों को दिया जाता है। पहली बाय सबसे आखिरी टीम को, दूसरी बाय सबसे पहली टीम को,
तीसरी बाय लोअर हाफ की पहली टीम को, और ऐसे ही चलता है। जिन टीमों को बाय नहीं मिली वो पहला राउंड खेलेंगी और फिर पहले राउंड के विनर्स और बाय वाली टीमें दूसरे राउंड में भिड़ेंगी। बस ऐसे ही टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाता है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि स्कूल लेवल पर जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो दो मेन कैटेगरीज हैं, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का मतलब है दीवारों के अंदर, मतलब जब एक ही स्कूल के बच्चे, जैसे अलग अलग हाउस के बच्चे, आपस में खेलते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। दूसरी तरफ एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब है दीवारों के बाहर, यानी जब हमारा स्कूल दूसरे स्कूलों की टीमों के साथ कंपटीशन करता है। यहाँ मकसद होता है अपने स्कूल का टैलेंट दिखाना और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना। और आखिर में चलिए स्कूल की बाउंड्री से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स की। ये समझना भी जरूरी है कि खेल सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो देखिए, कम्युनिटी स्पोर्ट्स का मकसद सिर्फ खेलना या जीतना हारना नहीं होता। ये लोगों की सेहत सुधारने, मनोरंजन करने और समाज को एक साथ लाने का एक जबरदस्त जरिया है। इससे लोगों में अपनेपन की भावना बढ़ती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा मिलता है और तो और लोकल टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने का। तो पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि अगर गेम प्लान सही हो, मैनेजमेंट सही हो, तो किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को जो शायद अव्यवस्था में डूब सकता था, एक यादगार कामयाबी में बदला जा सकता है। तो अब एक सवाल सबके लिए सोचने को है, जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो अगर किसी को अपने मोहल्ले या अपनी कम्युनिटी में एक स्पोर्ट्स इवेंट कराना हो तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।